तो यार मिसमैच का सीज़न 2 फाइनली नेटफ्लिक्स के ऐप पे रिलीज़ हो चुका है और फटाफट से इसके एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि जो टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन ये वीडियो मुझे बनानी है इसलिए फटाफट से मैं एंडिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो में जो भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके इस सीरीज़ को देख लेना। तो हम एक एक करके सारी स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिम्पल और ऋषि के बारे में बात कर लेते हैं। डिम्पल और ऋषि जो जब नंदिनी मैम के इंटरव्यू में लेट हो जाते हैं तो कैसे ना कैसे सलीना जो है इंटरव्यू पूरा खींच लेती है और ओवरऑल एंड में उनका इंटरव्यू हो ही जाता है। ऋषि का इंटरव्यू तो अच्छा जाता है लेकिन डिम्पल का इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है और डिम्पल जो है बाहर आके बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो गुस्से गुस्से में जो है ऋषि को अपने इंटरव्यू फेलियर का दोषी ठहरा देती है क्योंकि कि मेरा फोकस हिल रहा है और तेरा मेरा रीज़न मैच नहीं किया इसलिए मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया, मैं फेल हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऋषि जो है इस बात से परेशान हो जाता है और वो बोलता है तेरी हर बात की रीज़न मैं क्यों हूँ? जब तेरी लाइफ में कुछ ख़राब होता है तो मैं पंचिंग बैग क्यों बन जाता हूँ? और जो तूने मुझे सेकंड ऑप्शन बना रखा है, जब तक तेरे पास हर्ष था तू ठीक थी, वो चला गया तो तूने मुझे सेकंड ऑप्शन बना लिया और अच्छा हुआ हर्ष भी चला गया, वो भी बच गया तेरे से। और ये सब कह के जो ऋषि चला जाता है वहाँ से गुस्से में। लेकिन फेयरवेल पार्टी में जब दोनों वापस मिलते हैं तो नम्रता जो ऋषि को समझाती है कि देख उसका करियर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तू जानता है उसने ये सब गुस्से में बोला है और वो ये सब मीन नहीं करती है। और हर्ष इसलिए गया क्योंकि डिम्पल ने तुझे चूज़ किया उसके बदले, वरना वो नहीं जाता। और वहीं पे डिम्पल को जो है सिट सर समझाते हैं कि देख लव और करियर दोनों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही चूज़ करना है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम करियर और लव को साथ में लेके भी आराम से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने और मेरी एक्स वाइफ नंदिनी ने यही गलती की कि हम दोनों एक चूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन मैं तू मत कर डिम्पल, और दोनों को चूज़ कर और आगे बढ़। तो डिम्पल और ऋषि दोनों समझ जाते हैं कि भाई हमें दोनों को चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं और दोनों एट द एंड मिल भी जाते हैं। अब हम बात करें अगले कपल की, तो अगला कपल था क्रिश और सिमरन। तो क्रिश और सिमरन का कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं होता है क्योंकि क्रिश जो है उससे एक चांस मांगने की कोशिश करता है कि मुझे दे दे एक और चांस क्योंकि आई थिंक आई लव यू। लेकिन सिमरन उसे साफ साफ कह देती है कि देख यू थिंक यू लव मी बट यू एक्चुअली डोंट लव मी, क्योंकि तुझे एक पिक्चर परफेक्ट गर्लफ्रेंड चाहिए और मैं वो नहीं बन सकती, इसलिए हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता और मैं जा रही हूँ। और ये कह के जो है सिमरन पार्टी से यानी कि फेयरवेल से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे अनमोल और क्रिश की कहानी को, जहाँ पे अनमोल जो है क्रिश से दोबारा बातें शुरू करने की कोशिश करता है, उसको अपने दोबारा दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश जो है साफ साफ बोल देता है मुझे अब तेरी कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, तुझे जैसे सिंपैथी नहीं पसंद वैसे मुझे भी नहीं चाहिए अब। और एक लड़की थी जिसको लाइफ में मुझे लगा था कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी वजह से वो भी चली गई। तो अब मैं फटाफट कह रहा हूँ कि ये कोर्स ख़त्म हुआ, अच्छी बात है, अब हमें ये पार्टी भी ख़त्म होगी तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्रिश की जो स्टोरी है वो दोनों ही केसेस में अच्छी तरीके से एंड नहीं होती। उसकी गर्लफ्रेंड भी चली जाती है और उसकी दोस्ती भी टूट जाती है उसके दोस्त से। अब हम बात करें सेलिना और नम्रता की, तो सेलिना को जब पता चलता है ऋषि से कि नम्रता जो है दिल्ली भाग के जा रही है अगली सुबह ही, तो सेलिना फटाफट जो है नम्रता के घर जाती है, ऊपर से चुपके से चढ़ जाती है उसके घर में और उसको बोलती है देख ऐसा नहीं। और वहाँ पे जाके नम्रता जो है सेलिना को बताती है कि मेरे पापा को पता लग गया कि मैं भागने वाली थी, तो उन्होंने मेरा फ़ोन वॉलेट सब ले लिया है और वो मुझे जोधपुर ले जा रहे हैं एक लड़के से मिलाने और वो जल्दी मेरी शादी करा देंगे। तो सेलिना कहती है हमें यहाँ से भागना होगा, तो ऐसे पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकती। तो वो लोग भागने ही वाले होते हैं कि तब उसकी माँ देख लेती है, यानी कि नम्रता की माँ जो है वो सेलिना को देख लेती है। लेकिन नम्रता की माँ समझती है कि मेरी बेटी को मैं पिंजरे में बंद कर रही हूँ, इसलिए वो कुछ नहीं कहती उसके पापा से और नम्रता और सेलिना दोनों को वो भागने देती है। अब जब सेलिना और नम्रता बस स्टैंड पे बैठे होते हैं तो सेलिना उसे कन्फ्रंट भी करती है कि देख आई एम 80% श्योर कि आई एम बाइसेक्सुअल एंड 100% श्योर कि आई लव यू। तो नम्रता उसे समझाती है कि देख मुझे अपनी सेक्सुअलिटी से डिस्कवर करने में जो है सालों लग गए और तू 3-1 हफ्ते में जो है डिसाइड नहीं कर सकती कि तू बाइसेक्सुअल है कि नहीं। तो अपने आप को टाइम दे, पूरा टाइम दे, अच्छे से दे और इस 80% को 100% में बदल और तब आके मेरे को बताइए कि अगर तू पूरी तरह से श्योर है कि नहीं। तब अगर मैं सिंगल हुई और हमका एक और मिले तो हम साथ में आ सकते हैं। और वहीं पे जो है बस आ जाती है और दिल्ली की बस में जो है चढ़ जाती है नम्रता और वो वहाँ से दिल्ली चली जाती है। तो नम्रता और सेलिना की जो लव स्टोरी है वो पार्शियली हैप्पी नोट पे एंड होती है कि दोनों के बीच में बात तो होगी, सेलिना ने कन्फर्म भी कर दिया, लेकिन वो दोनों साथ नहीं आ पाए। उसके बाद अगर हम देखें फ्रेंडशिप नंबर 3 की, यानी कि सेलिना और डिम्पल, तो सेलिना और डिम्पल जो है एक साथ आते हैं जब जो है जीना सेलिना को डिम्पल को बताती है कि सेलिना ने तुम्हारे लिए अपना इंटरव्यू खींचा ताकि तुम लोग इंटरव्यू दे पाओ क्योंकि तुम लोग लेट हो गए थे। तो इस बात को सुन के डिम्पल थोड़ी सी पिघलती है और वो सेलिना के पास जाती तो है, लेकिन उनके बीच में थोड़ी बहुत बात भी होती है। और लेकिन डिम्पल ये बोल देती है कि तू 1-2 जोक्स मार के सब कुछ ठीक नहीं कर सकती क्योंकि तूने मेरा करियर पूरा चुरा लिया था, मेरा कोड चुरा लिया था, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू बेसिकली ख़राब हो गया था।
तो सेरेना बोलती है कि मैं अगर टाइम में जाके सब कुछ रिवर्स कर सकती तो मैं कर देती, क्योंकि आई जेन्युइनली लव यू। तो डिम्पल एक बहुत ही मतलब डीप लाइन बोलती है कि तेरी प्रॉब्लम यही है कि तू उनको ही हर्ट करती है जिसको तू प्यार करती है। तो इन सब बीच से एक पार्शल हैंडिंग नोट पे सेरेना की सारी कहानियाँ ख़त्म होती है। उसकी भी डिम्पल से जाके बात तो होती है, लेकिन एकदम ही पक्के वाला पैचअप नहीं होता है। उसके बाद जो है हम वापस आते हैं डिम्पल और ऋषि पे। तो डिम्पल और ऋषि का पैचअप तो हो ही रहा है, वो अपना मोमेंट एंजॉय करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नंदिनी आ जाती है और नंदिनी बोलती है कि देखो 5 स्टूडेंट्स के नाम मेरे पास हैं जो लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। तो वो सिलेक्ट कर लेती है अनमोल को, ऋषि को, सेरेना को और क्रिश को। तो बेसिकली सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट करती है, वो 5 स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट करती। सिड के समझाने के बाद भी बहुत अच्छा मोमेंट हुआ था सिड और नम्रता के बीच में, जहाँ पे वो फेयरवेल की पार्टी के बाहर वाले एरिया में बैठ के जो है अपनी एक दूसरे की कन्फ्रंटेशन कर रहे थे। सिड ने नम्रता को समझाया भी था कि तुझे डिम्पल जैसी स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूट में ना भर्ती करके जो है लॉस ही होने वाला और कुछ नहीं होगा, लेकिन नम्रता फिर भी नहीं सिलेक्ट करती है। और जो 4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इन्हीं की सिलेक्शन के साथ ही जो है सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब भाई मेरा ये मानना है कि इस सीज़न में सबकी स्टोरीज जो है अच्छी खासी नोट पे एंड हो गई थी। जो है इस जो है पूरे मिसमैच सीरीज़ को जो सीज़न में ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन मेकर्स ने ऑफ कोर्स एवरी अदर वेब सीरीज़ की तरह इसको एक और सीज़न खींचने का फैसला लिया है। और जब हमें पता चलेगा कि वो लोग इंस्टीट्यूट में जाते हैं नहीं जाते हैं, वहाँ क्या होता है, अनमोल और क्रिश को दोबारा एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन भाई अब मेकर्स का डिसीजन है सीज़न 3 लाने का, तो वो लेके आएंगे ही। और सीज़न 2 को भी अगर पहला वाला रिस्पॉन्स मिला तो इसका सीज़न 3 हमें 1.5-2 साल में देखने को मिल जाएगा। और लेकिन एक स्मार्ट गेम खेल सकते हैं कि मेकर जो सीरीज़ को यहीं पे एंड कर सकते हैं, जहाँ पे ऑडियंस अपना दिमाग लगाए कि अब आगे होना क्या चाहिए, जैसे सीक्रेट गेम्स सीज़न 2 में हुआ था ना। तो बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इस सीज़न को लेकर, आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर